कहानी की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है। एक छोटा बच्चा पीटर अपने खिलौनों से खेल रहा होता है, जबकि उसकी माँ फोन पर अपने डॉक्टर से बात कर रही होती है। फोन पर उसे कोई बुरी खबर मिलती है, लेकिन वह अपनी उदासी छुपा लेती है। बाद में वह पीटर से कहती है कि जिंदगी में हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हो, उसे हमेशा सही काम करना चाहिए। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। हम पीटर को जुआन डोलियो डोमिनिकन रिपब्लिक में देखते हैं। वह यहाँ एक अंडरकवर मिशन पर है। उसका टारगेट एक शादीशुदा कपल है जो पेंटागन से चुराए गए मिलिट्री ब्लूप्रिंट्स बेच रहे हैं। पीटर चालाकी से यह मिशन पूरा करता है और दोनों को पकड़वा देता है। मिशन पूरा करने के बाद पीटर अमेरिका लौटता है और मोज़ली से मिलता है। यहाँ पता चलता है कि प्रेसिडेंट हेगन ने हाल ही में ज्यादा नाइट एक्शन एजेंट्स तैनात कर दिए हैं, जिससे सिस्टम पर दबाव बढ़ गया है। पीटर और मोज़ली को शक है कि हेगन कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज हो चुका है और शायद वह अपने ब्रोकर मनरो से जुड़े राज छुपाने की कोशिश कर रहा है। पीटर ने पिछले 6 महीनों में 4 बड़े केसेस सुलझाए हैं, लेकिन फिर भी वह न्यूयॉर्क वापस नहीं जाना चाहता। वह रोज को सुरक्षित रखना चाहता है, इसीलिए खुद को उससे दूर रखता है। मोज़ली उसे बेंजामिन वॉलिस के बारे में बताता है, जो फिनसेन का एक सीनियर सुपरवाइजर था और हाल ही में मारा गया है। शक है कि उसे उसके जूनियर एम्प्लॉई जे बात्रा ने मारा और फिर वह क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स चुराकर इस्तांबुल भाग गया। इसी दौरान एक और बड़ी खबर आती है। एक कमर्शियल फ्लाइट पीमा 12 को मिसाइल से गिरा दिया जाता है और सभी पैसेंजर्स की मौत हो जाती है। यह पूरी दुनिया को हिला देने वाली घटना होती है। कुछ ही घंटों बाद पीटर खुद को इस्तांबुल तुर्की में पाता है। वह जे के छोड़े हुए सुरागों के पीछे है। एक रेस्टोरेंट ओनर और वेटर उसे बताते हैं कि जे थोड़ी देर पहले वहीं देखा गया था। वहीं पीटर टीवी पर हेगन को देखता है, जो अटैक पर दुख जता रहा है और टेररिज्म के खिलाफ सख्त बयान दे रहा है। जे के कपड़ों और अगले ठिकाने की जानकारी लेकर पीटर वहां से निकल जाता है। थोड़ी ही देर में उसे जे दिख जाता है, जो काफी नर्वस लग रहा होता है। पीटर उसका पीछा करता है और देखता है कि जे सिरकैशी ट्रेन स्टेशन के लॉकर में एक एनवेलोप रखता है। तभी पीटर का ध्यान एक औरत की वजह से भटक जाता है और जे भीड़ में गायब हो जाता है। पीटर वापस स्टेशन में रुकता है और देखता है कि एनवेलोप लेने कौन आता है। थोड़ी देर बाद एक महिला आती है। पीटर उसका पीछा करता है और एक पब तक पहुंचता है। वह उससे दोस्ती करता है, हल्की फ्लर्टिंग करता है और रिसीट से उसकी डिटेल्स देख लेता है। यहीं से उसे उस महिला के होटल रूम का पता मिलता है, जहां उसे बेशिकताश स्टेडियम के फुटबॉल मैच का टिकट मिलता है। इसी दौरान जांच से पता चलता है कि पब वाली महिला इजाबेल है, जो द फाइनेंशियल रजिस्टर में फाइनेंशियल रिपोर्टर है। पीटर और कैथरीन दोनों को अजीब लगता है कि जे एक जर्नलिस्ट को जानकारी दे रहा है, जबकि उसे छुप कर रहना चाहिए था। वे यह भी सोचते हैं कि क्या जे ने सच में अपने बॉस को मारा है, क्योंकि इससे पहले उसका रिकॉर्ड साफ था। जैसा अंदेशा था, पीटर इजाबेल का पीछा करके स्टेडियम पहुंचता है। वहां उसे वही संदिग्ध लोग भी दिखते हैं जिन्हें उसने ट्रेन स्टेशन पर देखा था। इजाबेल जे से मिलकर चली जाती है। इसके बाद पीटर जे के पास जाता है और उसे चेतावनी देता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। वह जे से कहता है कि अगर वह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने को तैयार है तो वह उसे सुरक्षित बाहर निकाल सकता है। पीटर जे को अपनी कैप देता है, उसका फोन फेंक देता है और भीड़ के शोर में दोनों स्टेडियम से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन बाहर निकलते समय इजाबेल पीटर को पहचान लेती है और उसे धक्का देती है ताकि जे भाग सके। जे दौड़कर बाहर निकलता है, लेकिन बाहर एक असैसिन उसे पकड़ लेता है। वह उसे कार में डालकर बाकी लोगों को कॉल करता है। तभी पीटर वहां पहुंच जाता है, असैसिन को काबू में करता है और जे को छुड़ाकर कार लेकर भाग जाता है। पीछे से बाकी असैसिन्स मोटर बाइक्स पर पीछा करते हैं। एक खतरनाक कार और बाइक चेज शुरू हो जाती है। गोलियां चलती हैं, हालात बहुत मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन आखिरकार पीटर चालाकी से उन्हें चकमा दे देता है। बाद में पीटर नाइट एक्शन को कॉल करके एक्सट्रैक्शन मांगता है, लेकिन एजेंट्स कम होने की वजह से कहा जाता है कि उन्हें सुबह तक इंतजार करना होगा। पीटर रात के लिए एक जगह बुक करता है। चलते चलते जे बताता है कि उसका इरादा अपने बॉस को मारने का नहीं था।
जे बताता है कि उसने कई सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट्स देखे थे जिनमें अमेरिकन कंपनी से ऑफशोर क्रिप्टो वॉलेट्स में बड़े ट्रांसफर्स हो रहे थे। उसने यह बात वॉलेस को बताई, लेकिन वॉलेस ने उससे चुप रहने को कहा। कुछ दिन बाद वॉलेस खुद जे के घर आया और उससे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछने लगा। अचानक वॉलेस ने गन निकाली और कहा कि किसी ने उसे जे को मारने का आदेश दिया है। दोनों में हाथापाई हुई और गोली चल गई। घबराकर जे देश छोड़कर भाग गया और डॉक्यूमेंट्स की अपनी कॉपीज साथ ले गया। जे तब खुलासा करता है कि उसके पास डॉक्यूमेंट्स की कोई और कॉपी नहीं है सिवाय उस एनवेलोप के जो उसने इजाबेल को दिया था। कैथरीन से बात करके पीटर तय करता है कि जे को अभी बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए। जे लैंडलाइन से अपनी कजिन को कॉल करता है। थोड़ी देर बाद वह डर जताता है कि शायद उसके पास खुद को बचाने का कोई सबूत नहीं होगा। पीटर उसे भरोसा दिलाता है कि वह अकेला नहीं है। तभी असैसिन्स वहां पहुंच जाते हैं। पता चलता है कि जे की कॉल ट्रेस हो गई थी। पीटर और जे भागकर एक सुनसान बिल्डिंग में छुप जाते हैं। पीटर असैसिन से लड़ता है और उन्हें मार गिराता है। आखिर में जे फैसला करता है कि वह पीटर के साथ अमेरिका लौटेगा। अगली सुबह एक चॉपर आता है। जाने से पहले जय बताता है कि कुछ डॉक्यूमेंट से इशारा मिलता है कि पीमा 12 अटैक कोई हादसा नहीं था। शायद कुछ अमेरिकन कंपनीज ने इसे फाइनेंस किया था और यह सब किसी पॉलिटिकल या फाइनेंशियल मकसद से होने दिया गया। इसी बीच पीटर के बर्नर फोन पर मनरो का कॉल आता है। चौंकाने वाली बात यह होती है कि मनरो चाहता है कि पीटर जे को सीधे उसके पास लेकर आए। यही सवाल छोड़कर एपिसोड खत्म होता है। इसी बीच कहानी कुछ दिन पीछे चली जाती है। माइक ने इसाबेल से एक मदद मांगी थी। उसने उसे टिपलाइन से मिली कुछ जानकारी दी थी और कहा था कि वह देखे कि इनमें से कौन सी बात सच में अहम हो सकती है। इन्हीं टिप्स में जे का संदेश भी था, जिसमें उसने दावा किया था कि उसने हाल ही में हुए प्रीमा अटैक से जुड़े कुछ सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांसफर्स पहले ही फ्लैग किए थे। इसाबेल को यह बात गंभीर लगी और उसने तुरंत माइक को बताया। अगली सुबह इसाबेल ने जे से संपर्क किया। जे ने बताया कि वह इस्तांबुल में है और उसके पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। इसाबेल उससे मिलने खुद जाना चाहती थी, लेकिन माइक ने उसे सावधान रहने को कहा। तभी उन्हें पता चला कि एफबीआई उनके ऑफिस तक पहुंच चुकी है। इसाबेल ने माइक से कहा कि वह एफबीआई को संभाले और वह खुद इस्तांबुल जाएगी और वह तुरंत निकल पड़ी। अब वर्तमान में पीटर और जे अमेरिका लौट चुके हैं। कैथरीन और मोज़ली उनका इंतजार कर रहे हैं। पीटर बताता है कि मनरो के कई मिस्ड कॉल्स आए हैं। पीटर को शक है कि मनरो जे को इसलिए चाहता है क्योंकि वही अकेला है जिसने पैसों के फ्लो को जोड़कर बड़ी साजिश का अंदाजा लगाया। अगर सच में मनरो एलएफएस ग्रुप को फंड कर रहा है तो जे उसके लिए खतरा बन सकता है। मनरो दोबारा फोन करता है। पीटर इस बार उसे स्पीकर पर रखता है। मनरो इशारों में डील की बात करता है। पीटर साफ पूछता है कि जे सुरक्षित रहेगा या नहीं। मनरो कहता है कि अगर पीटर सहयोग करेगा तो जे को कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ इसाबेल अमेरिका लौटती है और माइक से उसके पसंदीदा बार में मिलती है। वह डॉक्यूमेंट्स दिखाती है। दोनों यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पीटर जे के पीछे क्यों है। इसाबेल डॉक्यूमेंट्स में एक नाम ढूंढ निकालती है, वर्नन टाइवेक। वही कंप्लायंस ऑफिसर था जिसने जे द्वारा दिए गए एसएआर रिपोर्ट्स फाइल किए थे, लेकिन वर्नन नौकरी छोड़ चुका है और उससे संपर्क नहीं हो पा रहा। माइक और इसाबेल वर्नन के घर पहुंचते हैं। वर्नन सीधे तौर पर मदद से इनकार कर देता है, लेकिन एक नॉन प्रॉफिट संस्था हीरोज इन हीलिंग का जिक्र करता है। वह कहता है कि यह संस्था असली है, लेकिन इसके अकाउंट्स में अजीब ट्रांजैक्शंस थे। वह उन्हें चेतावनी देता है कि उसका नाम कहीं न आए। इधर सेफ हाउस में जे अपनी कहानी दोबारा बताता है। कैथरीन को लगता है कि जे को इस्तेमाल करके मनरो को जाल में फंसाया जा सकता है। मोस्ली कहता है कि उन्हें और सबूत चाहिए। पीटर दोनों से अलग राय रखता है। वह जानता है कि मनरो सीधा नहीं है और एक गलत कदम सबको भारी पड़ सकता है। इसी बीच एक और परत खुलती है। एक रहस्यमय आदमी अपने बेटे के साथ नजर आता है। उसे एक एनोनिमस कॉल आता है और उसे जे के मामले को संभालने का काम दिया जाता है। वह अपने बेटे से कहता है कि वे न्यूयॉर्क जाएंगे। यह साफ है कि यह कोई साधारण यात्रा नहीं है। मनरो फिर से संपर्क करता है। इस बार पीटर उससे डर्टी एफबीआई और सीआईए एजेंट्स के नाम मांगता है। मनरो 5 नाम देने पर राजी हो जाता है और पहला नाम तुरंत भेज देता है। वह नाम है स्पेशल एजेंट शिगेरू आंडो। यह खुलासा साबित करता है कि सिस्टम के
अंदर भी गड़बड़ है। रिस्क भरा प्लान तैयार होता है। जे को बेट बनाकर मनरो को बाहर लाना है। कैथरीन एक जॉइंट टेररिज्म टास्क फोर्स की मदद लेने का फैसला करती है। पीटर जे को सच्चाई बताता है और जे खुद इस योजना के लिए हामी भरता है। उधर माइक इजाबेल को मिलने बुलाता है, लेकिन जब इजाबेल पहुंचती है तो माइक जहर के असर से तड़प रहा होता है। वही रहस्यमय पिता उसके ड्रिंक में पॉइजन मिला चुका होता है। माइक की हालत बिगड़ जाती है और साफ है कि अब मामला और गहरा हो चुका है। एक्सचेंज का दिन आता है। मनरो शर्त रखता है कि पीटर अकेले जे के साथ आए। कैथरीन और उसकी टीम दूर से निगरानी करती है। मोस्टली एक खास लिसनिंग डिवाइस के जरिए बातचीत सुन रहा होता है। कार एक अंधेरी टनल में पहुंचती है। मनरो वहां इंतजार कर रहा होता है। शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन मोनरो सिग्नल जैमर का इस्तेमाल करता है। अचानक गाड़ियां बदल दी जाती हैं और कैथरीन की टीम को समझ आता है कि वे गलत व्हीकल का पीछा कर रहे थे। जैसे ही वह डोर खोलती है, अंदर रखा बॉम्ब फट जाता है। दूसरी गाड़ी में मनरो जे से बात करता है। वह जे की समझदारी से प्रभावित लगता है और इशारा करता है कि वह उसे अपने काम में इस्तेमाल कर सकता है। जाने से पहले वह पीटर को एक यूएसबी देता है, लेकिन ब्लास्ट की खबर मिलते ही उसे वापस ले लेता है। वह पीटर को चेतावनी देता है कि आगे से उसके खिलाफ जाने की कोशिश न करे। पीटर मजबूरी में जे को मनरो के साथ जाने देता है और खुद ब्लास्ट साइट की ओर भागता है। वहां पहुंचकर उसे एहसास होता है कि कैथरीन नहीं बची। यह सिर्फ एक मिशन की नाकामी नहीं थी, बल्कि एक बड़ी व्यक्तिगत चोट भी थी। अब खेल और खतरनाक हो चुका है। मोनरो एक कदम आगे है, जे उसके पास है और पीटर के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, इस साजिश की जड़ तक पहुंचना और हर कीमत पर सच को बाहर लाना। कहानी एक फ्लैशबैक से शुरू होती है। 6 साल पहले ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान सिस्को, जो पीटर का दोस्त है, एक बड़ी गलती कर बैठता है। उस ड्रिल में पीटर को डेड दिखा दिया जाता है। सिस्को खुद को बहुत दोषी मानने लगता है, लेकिन पीटर उसे समझाता है कि गलती पर अटके रहने से बेहतर है ट्रेनिंग पर ध्यान देना, ताकि असली मिशन में कभी किसी एजेंट को खोना ना पड़े। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। पीटर और मोस्टली व्हाइट हाउस में हैं और प्रेसिडेंट हेगन को ब्रीफिंग देने वाले हैं। कैथरीन की मौत से पीटर पूरी तरह टूट चुका है और खुद को जिम्मेदार मान रहा है। मोस्टली उसे चुप रहने को कहता है और बताता है ब्रीफिंग वही संभालेगा। वह पीटर से पूछता है कि ब्रोकर से मुलाकात में उसने क्या नोटिस किया। पीटर बताता है कि उसे लगता है मनरो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, शायद कैंसर से। तभी हेगन बीच में दखल देता है और सवाल करता है कि एक छोटी सी जांच कैसे कैथरीन की मौत तक पहुंच गई। मोस्टली हालात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मामला खराब दिखता है। हगन यह भी पूछता है कि क्या पीटर इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए सही एजेंट है। मोस्टली के मना करने के बावजूद पीटर बोल पड़ता है और बताता है कि जे को शक था कि पीमा 12 टेररिस्ट अटैक अमेरिका की जमीन पर ही प्लान हुआ था। पीटर इंटेलिजेंस ब्रोकर की बात करता है, जिसने कई एजेंसीज को कॉम्प्रोमाइज किया है। हगन ऐसा दिखाता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। फिर पीटर साफ कह देता है कि वह डबल एजेंट की तरह काम कर रहा है। हगन उन्हें इन्वेस्टिगेशन जारी रखने और उसे रेगुलर अपडेट देने को कहता है। मीटिंग के बाद पीटर मोस्टली को बताता है कि उसे प्रेसिडेंट पर भी शक है। मोस्टली उसे सलाह देता है कि पहले सबूत इकट्ठा करो, बाद में फैसला करेंगे। व्हाइट हाउस से निकलते समय पीटर की मुलाकात चेल्सी से होती है, जो फर्स्ट लेडी की सिक्योरिटी डिटेल में है। वह हगन और उसकी पत्नी के बारे में पूछता है। चेल्सी कहती है कि सब ठीक है। पीटर बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है। व्हाइट हाउस में गवर्नर्स बॉल चल रहा होता है। जेनी फर्स्ट लेडी अचानक कमरे से बाहर जाती है। यह सब एक प्लान होता है ताकि चेल्सी को थोड़ी देर के लिए हटाया जा सके और उसका बॉयफ्रेंड थियो उसे प्रपोज कर सके। थियो व्हाइट हाउस में स्पीच राइटर है और प्रेस टीम का हिस्सा भी है। प्रपोजल सफल हो जाता है और दोनों खुश नजर आते हैं। उधर हेगन और जेनी थियो के प्रपोजल का वीडियो दोबारा देखते हैं और अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। हगन कबूल करता है कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान उसने मनरो से मदद ली थी। उसे डर है कि अगर मनरो की फेडरल इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो वे भी फंस सकते हैं। जेनी नाराज हो जाती है क्योंकि हगन ने उससे यह सच छुपाया था। इसी दौरान इजाबेल फ्रांस बार से माइक का बैग लेती है और सीसीटीवी फुटेज देखती है। वह साफ तौर पर नहीं देख पाती कि किसी आदमी ने माइक के ड्रिंक में जहर मिलाया था,
लेकिन वह उस आदमी की फोटो ले लेती है। ऑफिस जाकर वह माइक के पुराने नोट्स पढ़ती है और एक नाम सामने आता है, ग्रीन पॉइंट। तभी असिस्टेंट बताता है कि नीचे केविन यानी पीटर उससे मिलने आया है। पहली मुलाकात काफी टेंस होती है। इजाबेल आरोप लगाती है कि पीटर ने जे को किडनैप किया है। वह उसकी बात सुनने से मना कर देती है। पीटर पूछता है कि क्या जे ने उससे कांटेक्ट किया है, लेकिन इजाबेल समझती थी कि जे पीटर के साथ है। गुस्से में वह पीटर को ऑफिस से बाहर निकाल देती है। मोटल में फादर और उसका बेटा रहते हैं। बेटा अपने पिता के काम को लेकर और ज्यादा क्यूरियस हो जाता है। वह उसके बैग में झांकने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। पिता उसे मना करता है और होमवर्क करने को कहता है। इधर चेल्सी और थियो अपनी एंगेजमेंट की खुशी में डूबे होते हैं और काम पर जाने की तैयारी करते हैं। इजाबेल को पता चलता है कि माइक फिर से वर्नन से मिलने वाला था। वह वर्नन के घर जाती है। दरवाजा खुला होता है। अंदर जाकर वह देखती है कि वर्नन की लाश किचन के फर्श पर पड़ी है। तेज म्यूजिक बंद होता है और इजाबेल को एहसास होता है कि वह अकेली नहीं है। वह छुपकर 911 को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन बोल नहीं पाती। तभी पीटर वहां पहुंचता है और उसे बाहर निकाल लेता है। फादर उन्हें धोखा देता है कि वह घर छोड़ चुका है, जबकि वह ऊपर छिपकर उन्हें जाते हुए देखता रहता है। फेरी से लौटते वक्त पीटर और इजाबेल एक डील करते हैं। पीटर उसे बताता है कि वह CIA के लिए काम कर रहा है और जे को वापस लाने का मिशन मिला है। वह बताता है कि जे को एक इंटेलिजेंस ब्रोकर ने उठा लिया है और उसी ब्रोकर ने उसके बॉस को भी मारा था। यह सुनकर इजाबेल का भरोसा बढ़ता है। वह शर्त रखती है कि इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद वह पूरी स्टोरी पब्लिश करेगी। दोनों साथ मिलकर काम करने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ मनरो एक लाइब्रेरी में एक महिला से मिलता है। वह महिला चाहती है कि मनरो उसके बैंक में अपने अकाउंट्स दोबारा खोले। मनरो मना कर देता है क्योंकि जे ने उस बैंक और आतंकियों के बीच लिंक खोज लिया था। महिला जे के बारे में पूछती है। मनरो झूठ बोलता है कि जे मर चुका है। मोटल में फादर अपने बेटे की होमवर्क चेक करता है। बातचीत उसके काम पर आ जाती है। बेटे की जिज्ञासा शांत करने के लिए वह उसे अपना बैग देखने देता है। उसमें वर्नन का प्लेस्टेशन निकलता है, जिससे साफ होता है कि वर्नन की हत्या उसी ने की थी। पीटर और इजाबेल माइक के नोट्स में छोड़े गए क्लूज फॉलो करते हैं। उन्हें एहसास होता है कि मामला सिर्फ क्राइम तक सीमित नहीं है, इसमें पॉलिटिक्स भी जुड़ी है। उनकी जांच एक सुपर पैक तक पहुंचती है। एंडरसन फाइल, हीरोज इन हीलिंग NGO और सुपर पैक में एक कॉमन नाम सामने आता है, सेनेटर लैंसिंग। वे शक करते हैं कि शायद लैंसिंग ही माइक का सोर्स था। दोनों तय करते हैं कि अगले दिन लैंसिंग से मिलेंगे। रास्ते में पीटर इसाबेल को घर छोड़ता है और पूछता है कि वो जर्नलिस्ट क्यों बनी। इसाबेल बताती है कि एक मैक्सिकन जर्नलिस्ट की हत्या ने उसे सिखाया कि सच कितना जरूरी होता है। 18 साल की उम्र में वो अमेरिका आई और सच के लिए लड़ने लगी। व्हाइट हाउस में चेल्सी CCTV देख रही होती है। एक बटलर ब्रायन खाने की ट्रे लेकर जेनी के कमरे में जाता है। चेल्सी नोटिस करती है कि ब्रायन अब भी अंदर है और शक होने पर जांच करने जाती है। तभी वह जेनी की चीख सुनती है कि ब्रायन के पास गन है। बिना सोचे चेल्सी अंदर घुसती है और ब्रायन पर गोली चला देती है। सिक्योरिटी तुरंत पहुंचती है लेकिन ब्रायन के पास कोई गन नहीं मिलती। आखिरी सीन में पीटर अपने घर लौटता है। अंदर एक आदमी आराम से चाय बना रहा होता है। वह अपना नाम एडम बताता है और कहता है कि प्रेसिडेंट हेगन ने उसे पीटर का नया पार्टनर नियुक्त किया है। कहानी यहीं एक नए मोड़ पर आकर रुक जाती है। कहानी आगे बढ़ती है एक फ्लैशबैक से। करीब 15 महीने पहले जब हैगन फैमिली पहली बार व्हाइट हाउस आई थी, उस समय चेल्सी ने एक स्पीच से पहले घबराई हुई जेनी का साथ दिया था। चेल्सी का शांत और भरोसेमंद रवैया जेनी को बहुत पसंद आया। यही बात थियो ने भी नोटिस की और उसी दिन उसने चेल्सी को पहली बार डेट पर जाने के लिए पूछा। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। पीटर अपने घर पर एडम की पहचान वेरीफाई करता है और पक्का करता है कि वह सच में नाइट एजेंट है। मोस्ली को इस नई पार्टनरशिप की खबर सुनकर हैरानी होती है। वह सवाल करता है कि आखिर हगन ने प्रोटोकॉल तोड़कर एडम को सीधे पीटर के साथ क्यों जोड़ दिया।
पीटर और एडम एक डाइनर में बैठते हैं जहां पीटर उसे अब तक की इन्वेस्टिगेशन समझाता है। वह इशारों में बताता है कि इजाबेल उसका एक अहम सोर्स बन रही है और वह चाहता है कि एडम उससे दूरी बनाए रखे। दोनों अपने पुराने कामों को लेकर एक दूसरे से बचते हुए बातें करते हैं। एडम को पीटर की बताता है फाइल पहले से पढ़ने का फायदा है, इसलिए वो समझ जाता है कि पीटर उस पर पूरा भरोसा नहीं करता, लेकिन वह इस बात को ज्यादा नहीं खींचता। व्हाइट हाउस में चेल्सी देखती है कि जेनी ब्रायन का फोन अपने डेस्क के ड्रॉअर में छुपा रही है। पैटरसन उससे इंसिडेंट को दोबारा डिस्कस करता है, लेकिन कोई नई जानकारी सामने नहीं आती। उसे बताया जाता है कि ऑफिशियल डिब्रीफ अगले दिन होगा और तब तक चेल्सी साइक इवैल्यूएशन के बाद अपनी ड्यूटी पर लौट सकती है। लगता है कि हगन चाहता है कि वो जल्दी से वापस काम संभाले। दिन के दौरान चेल्सी को जेनी से सीधे बात करने का मौका मिलता है, लेकिन जेनी कहती है कि वह सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहती है। बाद में चेल्सी अपनी शंकाएं थियो के साथ शेयर करती है। थियो जेनी के बिहेवियर को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि शायद चेल्सी बेवजह किसी गलत दिशा में सोच रही है। उधर इजाबेल के ऑफिस में पीटर बताता है कि सेनेटर लांसिंग उसके कॉल्स अवॉइड कर रहा है। वह इजाबेल से कहता है कि वही लांसिंग को कॉल करे और बताए कि वह माइक की मौत की जांच कर रही है। डर के मारे लांसिंग तुरंत कॉल उठा लेता है और इजाबेल को एक एक्सक्लूसिव हंटिंग लॉज में मिलने का न्योता देता है। पीटर भरोसा दिलाता है कि वह किसी तरह लॉज के अंदर पहुंच जाएगा। उसी लॉज की तरफ फादर और उसका सन भी रवाना हो रहे होते हैं। पीटर खुद को एक जॉब एप्लीकेंट बताकर हंटिंग लॉज में घुस जाता है। अमीर लोगों के बीच घुलने मिलने के लिए इजाबेल उसके लिए नए कपड़े खरीदती है। वह बताती है कि भले ही वह गरीबी में पली बड़ी हो, लेकिन अमीरों की दुनिया को वह अच्छे से समझती है। लॉज में लांसिंग टालमटोल भरे जवाब देता है, लेकिन इजाबेल उस पर दबाव डालती है। लांसिंग एक डील की पेशकश करता है कि अगर इजाबेल इन्वेस्टिगेशन छोड़ दे तो वह बदले में मदद करेगा। इजाबेल साफ मना कर देती है। गुस्से में लांसिंग डिनर खत्म कर देता है और किसी को फोन करके पास के एक कैबिन में मिलने चला जाता है। पीटर दूर से यह सब देखता है, लेकिन किसी वजह से वह साफ नहीं देख पाता कि लांसिंग किससे मिला। वह कैबिन का नाम याद रख लेता है और खुद को एक कैबिन ओनर बताकर घूमता है जो अपने खोए हुए कुत्ते को ढूंढ रहा है। इधर फादर और सन आसमान में तारों को देखते हुए रात का मजा लेते हैं। इसाबेल के कमरे में पीटर और इसाबेल अब तक की खोज पर बात करते हैं। पीटर को शक है कि लांसिंग का कनेक्शन सीधे ब्रोकर से है। इसाबेल को लगता है कि शायद पीटर उससे कुछ छुपा रहा है, लेकिन पीटर उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा नहीं है। तभी लांसिंग का कॉल आता है और वह अगली सुबह मिलने को कहता है। दोनों प्लान बनाते हैं कि इजाबेल लांसिंग से बात करेगी और सच उगलवाने की कोशिश करेगी, जबकि पीटर उस कैबिन की जांच करेगा। रात को वे पूल गेम खेलते हुए एक दूसरे से सवाल पूछते हैं। इसी दौरान इसाबेल अपने बचपन की बात बताती है। उसका अमीर पिता उसे और उसकी माँ को छोड़कर चला गया था। व्हाइट हाउस में हेगन और जेनी फैसला करते हैं कि थियो और चेल्सी को डिनर पर बुलाया जाए। वहीं थियो और चेल्सी के बीच सब ठीक हो जाता है और चेल्सी उसे ब्रायन के फोन के बारे में बताती है। अगली सुबह फादर सन को कैंप साइट पर छोड़ देता है ताकि वह अकेले समय बिता सके। लांसिंग इजाबेल को हंट पर चलने को कहता है। उसी समय पीटर को पता चलता है कि जिस कैबिन में लांसिंग गया था वह डेविड हडसन का है। हंट के दौरान लांसिंग इजाबेल को डराने की कोशिश करता है। वो कहता है कि पिमा 12 अटैक के पीछे बहुत ताकतवर लोग हैं। वो खुद को बेगुनाह बताता है और मानता है कि उसने सिर्फ रिश्वत लेकर नजरअंदाज किया था। वो टेररिस्ट अटैक से जुड़ना नहीं चाहता। जब इजाबेल मानने से इनकार करती है तो लांसिंग गन निकाल लेता है। तभी पीटर वहां पहुंचता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। उसी वक्त सन एक हिरण के पीछे कैंप साइट से निकल जाता है और गोलियों की आवाज सुनकर डर जाता है। सच्चाई सामने आती है कि फादर ही लॉज में लांसिंग और इजाबेल को मारने आया था। पहली गोली लांसिंग को लगती है। पीटर तुरंत इजाबेल को लेकर भागता है। वे कार में बैठते हैं, लेकिन देर से समझ आता है कि ब्रेक्स काटे गए हैं। गाड़ी हल्का एक्सीडेंट करती है और पीटर को कंकशन हो जाता है। दोनों जंगल में छुपते हैं, लेकिन फादर पीटर के खून के निशान देखकर उनका पीछा करता है।
आखिर में पीटर इज़बेल का फोन फेंक देता है और उसी नंबर पर कॉल करके फादर को भटका देता है। वह इज़बेल से कहता है कि वह दूसरी दिशा में भागे ताकि वह फादर को खुद अपनी तरफ खींच सके। प्लान कामयाब हो जाता है, लेकिन पीटर हर कदम के साथ कमजोर पड़ता जाता है। आखिर फादर उसे ढूंढ ही लेता है और गोली चलाने वाला होता है। तभी एडम वहां पहुंचता है। एडम की गोली फादर के हाथ में लगती है और वह भाग निकलता है। कहानी का यह हिस्सा खत्म होता है जब एडम बेहोश पड़े पीटर के पास खड़ा होता है और हालात एक बार फिर नए मोड़ पर पहुंच जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है एक फ्लैशबैक से। करीब 8 महीने पहले की बात है जब हेगन खुद एडम के कैबिन पर उससे मिलने आया था। दोनों की दोस्ती आर्मी के दिनों से चली आ रही थी। हेगन उस वक्त मुश्किल में था और उसने एडम से कहा कि उसे अपनी टीम में किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जिस पर वह पूरी तरह भरोसा कर सके। इसी वजह से वह एडम को दोबारा सर्विस में वापस लाना चाहता था। अब कहानी प्रेजेंट में लौटती है। पीटर होश में आता है और खुद को एडम के कैबिन में पाता है। उसके पास इजाबेल भी मौजूद होती है। सिर में चोट की वजह से पीटर की याददाश्त थोड़ी धुंधली है, लेकिन वह साफ कहता है कि अगर वह उस शख्स को दोबारा देखे जिसे सब फादर कह रहे हैं तो वह उसे पहचान सकता है। एडम बताता है कि लॉज पर जो भी गड़बड़ थी उसने संभाल ली है। वह यह भी कहता है कि उसे सार्स में एक नया सुराग मिला है, लेकिन उससे पहले वह पीटर से अकेले में बात करना चाहता है। दोनों जंगल की तरफ चलते हैं। वहाँ एडम कबूल करता है कि वह काफी समय से पीटर पर नजर रखे हुए था। वह यह भी बताता है कि हगन ने उसे खास तौर पर भेजा था ताकि यह देखा जा सके कि पीटर भरोसे के काबिल है या नहीं। जवाब में पीटर उसे मनरो के बारे में बताता है और यह भी कि वह इस पूरे जाल में कैसे फंस गया। हालांकि वह यह बात छुपा लेता है कि उसकी भूमिका की वजह से हगन राष्ट्रपति बना था। एडम पीटर को याद दिलाता है कि वह अकेला नहीं है और इस काम में एजेंट्स को अक्सर मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। वह यह भी बताता है कि उसकी और हगन की दोस्ती बहुत पुरानी है। दोनों के बीच शक अभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन फिर भी वे नए सुराग पर साथ काम करने का फैसला करते हैं। जांच में पता चलता है कि LFS क्रिप्टो वॉलेट से जुड़े जिन शेल कंपनीज का जिक्र है वे सब एक ही एजेंट के नाम से रजिस्टर हुई थी, जिसका नाम है एडेल मॉर्स। एडम पहले ही एडेल से बात कर चुका था। एडेल ने माना कि उसे डेविड हडसन नाम के एक कसिनो ओनर ने रिश्वत दी थी। यही हडसन वही इंसान है जिसके कैबिन में लैंसिंग लॉज के दौरान गया था। इतना ही नहीं, हडसन ही हीरोज इन हीलिंग नाम की चैरिटी फाउंडेशन का को-फाउंडर भी है। इसलिए दोनों सीधे कसिनो की तरफ निकलते हैं। व्हाइट हाउस में ब्रायन का भाई चेल्सी से भिड़ जाता है और उस पर आरोप लगाता है कि वह अपने भाई की मौत की सच्चाई छुपा रही है। चेल्सी उसे समझाती है कि ब्रायन ने जेनी पर हमला किया था और उसे मजबूरी में गोली चलानी पड़ी। बाद में वह अपने सीनियर पैटरसन को इस बारे में रिपोर्ट करती है और खुद इन्वेस्टिगेशन में मदद करने की इजाजत मांगती है। अभी तक इतना ही पता चला है कि ब्रायन को घटना से कुछ हफ्ते पहले एक सस्पिशियस अकाउंट से पैसे मिल रहे थे। पैटरसन चेल्सी को सबूतों तक पहुंचने की अनुमति दे देता है। कसिनो में एडम पीटर को समझाता है कि वह काम के लिए खुद को बहुत ज्यादा पुश कर रहा है। एडम उसे चेतावनी देता है कि सिर्फ जॉब के लिए जीना खतरनाक हो सकता है। इसी बीच दोनों हडसन के काफी करीब पहुंच जाते हैं और उसका फोन क्लोन कर लेते हैं। लेकिन तभी एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है और एडम को हडसन के ऑफिस में छुपना पड़ता है। वहीं वह देखता है कि हडसन अपने ही एक एम्प्लॉय के साथ अफेयर में है। पीटर तुरंत यह जानकारी हडसन की वाइफ तक पहुंचा देता है, जो उसी बिल्डिंग में मौजूद होती है। यह डिस्ट्रैक्शन पूरी तरह काम नहीं करता और एडम पकड़ा जाता है। सिक्योरिटी आ जाती है, लेकिन पीटर किसी तरह एडम को बचा लेता है। मोज़ली ने उन्हें लो प्रोफाइल रखने को कहा था, लेकिन यह मिशन काफी शोर शराबे वाला बन जाता है। बाद में पीटर मोज़ली को कॉल करके सारी जानकारी देता है। उन्हें डर होता है कि शायद हडसन सतर्क हो गया है, क्योंकि वह अपनी वाइफ से बचने के लिए जल्दी कसिनो छोड़कर चला गया था। मोज़ली वादा करता है कि हडसन के फोन और कंप्यूटर से मिले डेटा को तुरंत एनालाइज किया जाएगा।
मोटेल में फादर वीडियो गेम से अपने बेटे का ध्यान बंटाता है और खुद अपनी चोट का इलाज करता है। बेटा उसके दर्द से कराहने की आवाज सुन लेता है। डिनर के दौरान थियो गलती से जेनी को बता देता है कि चेल्सी अभी भी ब्रायन वाले मामले की जांच कर रही है। जेनी कहती है कि वह उस घटना से मेंटली टूट चुकी थी, लेकिन अब आगे बढ़ना चाहती है। चेल्सी चालाकी से कहती है कि वह सिर्फ फ्यूचर में ऐसी घटना न हो इसी पर काम कर रही है। चेल्सी मौका पाकर उस कमरे में वापस जाती है जहां ब्रायन को गोली लगी थी और चुपके से फर्स्ट लेडी के डेस्क से ब्रायन का फोन उठा लेती है। तभी हेगन वहां आ जाता है। चेल्सी झूठ बोलती है कि वो देख रही थी, कहीं कोई डिटेल मिस तो नहीं हो गई। हेगन उसकी डेडिकेशन की तारीफ करता है और सोचता है कि शायद चेल्सी अब भी ब्रायन को मारने की बात से परेशान है। पीटर के घर पर कुछ घंटों बाद मोस्ली कॉल करता है और बताता है कि हडसन को अरेस्ट कर लिया गया है। जांच में पता चलता है कि हडसन उसका असली नाम नहीं है, उसका असली नाम डिएगो है और उसका कनेक्शन कई करप्ट पॉलिटिशियन से है, लेकिन ब्रोकर से उसका सीधा लिंक अभी भी नहीं मिला। पीटर को बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। उसे लगता है कि वे फिर से शुरुआत वाली जगह पर लौट आए हैं। एडम एक्सक्यूज बनाकर बाहर जाता है और हगन को कॉल करके अपडेट देता है। कहानी फिर जे पर जाती है, जो इस वक्त मनरो की एक मेंशन में कैद है। हालात के हिसाब से उसकी रहने की जगह काफी आरामदायक है। जे एसएआर्स दोबारा देख रहा है और उसे एलएफएस क्रिप्टो वॉलेट में नई एक्टिविटी दिखती है। उसे लगता है कि एलएफएस दूसरा और पहले से बड़ा हमला प्लान कर रहा है। डिनर के बाद चेल्सी और थियो घर लौटते हैं। थियो डिनर से खुश होता है, लेकिन चेल्सी अंदर से परेशान रहती है। वह पीटर को कॉल करती है और पूछती है कि उसने फर्स्ट कपल के बारे में सवाल क्यों किए थे। पीटर डिटेल्स देने से मना कर देता है, लेकिन चेल्सी उसे अपनी सस्पिशंस बता देती है। कॉल खत्म होने के बाद पीटर इसाबेल को फोन करता है और उसे ऑफिस में मिलने को कहता है। वह उससे कॉर्पॉइंट डायनेमिक्स नाम की कंपनी के बारे में खोज करने को कहता है। यही वही कंपनी है जिसने ब्रायन को हमले से कुछ हफ्ते पहले पैसे भेजे थे। डॉक्यूमेंट्स देखते हुए पीटर को किनकेयर ट्रस्ट नाम की एक ट्रस्ट कंपनी दिखती है। उसे याद आता है कि ब्रोकर की पुरानी जांच में भी यह नाम सामने आया था। पीटर को पहली बार लगता है कि उन्हें ब्रोकर तक पहुंचने का असली रास्ता मिल गया है। इजाबेल बताती है कि उसके पास एक सोर्स है जो किनकेयर ट्रस्ट के बारे में और बता सकता है, लेकिन वो अकेले जाना चाहती है। कहानी के आखिर में पीटर चुपचाप इजाबेल का पीछा करता है और देखता है कि वह उसी मिस्टीरियस ब्रोकर से मिल रही है जिसे वह काफी समय से ढूंढ रहा था। यहीं पर कहानी एक बार फिर बड़े मोड़ पर आकर रुक जाती है। Thank you for watching.